नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। पौंग बांध परियोजना में विस्थापित हुए लोगों ने शुरू किया आंदोलन। क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के विरोध में है समुदाय। 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था पौंग बांध। भारत हुआ स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में शामिल। यह है दुनिया का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप बनाने का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है मकसद। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। विवाद है लगभग 57 साल पुराना। सर सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। चलिए खबरों की शुरुआत करें। लड़े कोई और भुगते कोई। दुनिया में विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है और इस लड़ाई में पिसता हमेशा कोई तीसरा ही है। अमेरिका में तो विकास के चलते रेड इंडियन जनजाति का नामो निशान तक मिट चुका है। टिहरी हो, नर्मदा हो, चाहे हाल ही में चर्चा में आया हसदेव जंगल। विकास का दर्द क्या होता है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बेहतर इस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता। विकास के दर्द से दुखी एक और वर्ग हाल ही में चर्चा में आया है और ये समुदाय है पौंग बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोग। ये लोग 5 दशक पहले से विस्थापन की मार झेल रहे हैं। बांध के बनने से 25,000 से अधिक परिवारों का विस्थापन हुआ था और अभी तक पुनर्वास के 7,000 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह समस्या तो यहाँ के विस्थापित लोग झेल ही रहे थे कि फिर एक नई मुसीबत ने इनको परेशान कर दिया है। क्या है ये नई मुसीबत? पौंग बांध परियोजना से रिलेटेड मामले क्या हैं? चलिए एक एक करके सभी मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौंग बांध की। पौंग बांध को वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे पौंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। हर साल लाखों विदेशी पक्षियों की आरामगाह माने जाने वाले पौंग बांध क्षेत्र को 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी घोषित किया था। इसके बाद पौंग बांध झील को 2002 में रामसर स्थल और 2013 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा भी दिया गया था। इसमें हर एक साल 1 लाख से अधिक पक्षी सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, साइबेरिया और चाइना से आते हैं। विदेश से आने वाले पक्षियों में ज्यादातर रेड हेडेड गीज और ग्रे लाइट गूज, कॉमन टील, फार्मारेंट प्रजाति के पक्षी होते हैं। कुल मिलाकर यह क्षेत्र जैव विविधता से भरा हुआ है। अभी तक आपको यहाँ सब कुछ सामान्य सा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों की एक नई समस्या का सामना बहुत ही मुश्किल उनके लिए खड़ा कर रहा है। दरअसल पौंग बांध एरिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने के बाद इसे इको सेंसिटिव जोन बनाने की तैयारी चल रही है। बांध को बने हुए काफी वक्त हो चुका है, इसके बाद भी विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। जो लोग पुनर्वास के इंतजार में थे और बांध एरिया के आसपास रहकर जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे, अब पौंग बांध एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाए जाने से उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार की है। यहाँ के स्थानीय लोग इको सेंसिटिव जोन की ड्राफ्ट पॉलिसी को निरस्त करना चाहते हैं। समस्या को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें यह भी पता लगाना होगा कि आखिर इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 बनाई थी। इसमें निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। लेकिन यह 10 किलोमीटर का नियम पत्थर की लकीर नहीं है। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यह नियम आगे पीछे हो सकता है, यानी इसके क्रियान्वयन की सीमा अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई एरिया 10 किलोमीटर से बाहर भी आता हो लेकिन इको सिस्टम के रूप में महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे एरिया को ESZ के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। अब इको सेंसिटिव जोन के अपने कुछ नियम कायदे हैं, जैसे वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग यहाँ बिल्कुल मना होता है। इन एक्टिविटीज के लिए नो मीन्स नो वाला नियम चलता है। हालांकि पेड़ों की कटाई, होटलों और रिजॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करना इत्यादि काम रेगुलेटेड होते हैं। सवाल यह है कि इको सेंसिटिव जोन में किस काम को करने की मनाही नहीं है। आप कृषि या बागबानी कीजिए।
वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। इको सेंसिटिव जोन बनाने का मकसद शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करना होता है। इसके साथ ही ESZ इन सीटू संरक्षण में मदद करते हैं। इन सीटू संरक्षण यानी लुप्त प्राय प्रजातियों का अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षण। अब वापस आते हैं विस्थापितों की समस्या पर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से तैयार की गई इस पॉलिसी को बिना लोगों के सुझाव के तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध में केवल 4 माह के लिए पानी भरता है और पानी हटने के बाद लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इसमें खेती बाड़ी करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन अब जब एक पॉलिसी बनाई जाएगी तो इससे बांध एरिया के आसपास और अधिक पाबंदियां लग जाएंगी। नई पॉलिसी से लाखों लोगों की आजीविका के ऊपर असर पड़ेगा। साथ ही विकास के कार्यों के लिए उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे विकास के कार्यों में भारी देरी होगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय समुदाय ने हार नहीं मानी है और ये पौंग बांध विस्थापित इन दिनों एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। कमेंट करके बताइए कि विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत है। हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत ने औपचारिक रूप से स्क्वायर किलोमीटर एरे स्का परियोजना में शामिल होने का फैसला ले लिया है। यह परियोजना बेहद खास है। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है। हालांकि भारत पिछले कई सालों से इस परियोजना में अपना योगदान दे रहा था, लेकिन इस परियोजना में भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं मिला था। पूर्ण सदस्य का दर्जा मिलने के बाद भारत को अधिक वैज्ञानिक अवसर मिलेंगे। वैसे भारत कई इंटरनेशनल वैज्ञानिक प्रयोग परियोजनाओं का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ था। लीगो के तहत एक गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाया जाएगा। इसके साथ ही भारत ITER परियोजना का भी पूर्ण सदस्य है। ITER मतलब अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर। यह परियोजना परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में भी भारत की मजबूत भागीदारी है। चलिए फिलहाल बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे की और ये भी जानेंगे कि इस परियोजना में शामिल होने पर भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे कोई एक बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि यह हजारों डिश एंटीना का एक कलेक्शन है। इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि यह रेडियो तरंगों को इकट्ठा करने के लिए 1 वर्ग किलोमीटर एरिया का उपयोग करेगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे करेगा क्या? यह प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास, आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास, न्यूट्रॉन स्टार भौतिकी और सौर विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेगा। इसको बनाने में लगभग 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। एक बात यह भी समझिए कि इस परियोजना में हजारों डिश एंटीना किसी एक जगह पर नहीं लगाए जाएंगे। जैसे 200 एंटीना दक्षिण अफ्रीका में और 1,30,000 से अधिक एंटीना ऑस्ट्रेलिया में लगाए जा चुके हैं। दोनों स्थलों पर निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था और परियोजना का पहला चरण अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। एम ये है कि एंटीना को कम आबादी वाले स्थानों पर स्थापित करना है ताकि ये यथासंभव मानवीय गतिविधियों से दूर हों। ऐसा अवांछित स्रोतों से सिग्नल हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया गया है। एक बार चालू होने के बाद इसका दुनिया में मौजूदा सबसे उन्नत रेडियो दूरबीनों की तुलना में 5 से 60 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि एक बात और है, ये बात है कि इसका की कोई भी सुविधा भारत में स्थित नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस परियोजना से रिलेटेड कोई भी डिश एंटीना भारत की भूमि पर नहीं लगेगा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें भारत को फायदा क्या होगा? पूर्ण सदस्य के रूप में परियोजना में भाग लेने से भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपार लाभ होंगे। हमने इसके पहले LHC या ITER का भी जिक्र किया था। ये परियोजनाएं भी विदेशी धरती पर स्थित हैं, लेकिन इन परियोजनाओं से भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को तकनीकी और ज्ञान से रिलेटेड कई फायदे हुए हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि रेडियो खगोल विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पहले से ही अत्यधिक विकसित क्षमताएं हासिल कर चुका है। जैसे पुणे के पास विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप दुनिया की सबसे उन्नत सुविधाओं में से एक है, जो उल्लेखनीय वैज्ञानिक परिणाम दे रहा है। ऊटी, नैनीताल और बेंगलुरु में भी इसी तरह की अन्य सुविधाएं हैं। यह बताने का मकसद यह है कि SKA यानी स्का परियोजना, जो खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नों पर अनुसंधान के लिए सबसे आशाजनक उपकरण बन जाएगा, इस क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अगला तार्किक कदम प्रदान करता है। इस परियोजना में शामिल होने के प्रौद्योगिकी लाभ भी हैं।
इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सामग्री विज्ञान और कंप्यूटिंग सहित उच्चतम स्तरीय प्रौद्योगिकियों पर काम करेगा। परियोजना द्वारा उन्नत बौद्धिक संपदा सभी सदस्य देशों के लिए पहुंच योग्य होगी। यह वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और यहां तक कि निजी उद्योग के लिए सीखने के बड़े अवसर प्रदान कर सकता है। इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक चरित्र से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। लेकिन आप ये मत समझिए कि यह विवाद नया है। यह एक ऐसा विवाद है जो लगभग 57 साल पुराना है और इस पर विभिन्न अदालतों द्वारा कई बार फैसला भी सुनाया जा चुका है। आइए समझते हैं मामला क्या है और ये भी जानेंगे कि हमारे संविधान में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। देखिए, भारत में एक बहुत महान मुस्लिम धर्म सुधारक हुए थे। इनका नाम था सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने का मकसद बिल्कुल साफ था। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में फैले शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि मुसलमान सरकारी सेवाओं के लिए काबिल बन जाएं। MOA ने न केवल पश्चिमी शिक्षा प्रदान की बल्कि इस्लामी धर्मशास्त्र पर भी जोर दिया। इसके साथ ही सर सैयद अहमद खान ने महिला शिक्षा की भी वकालत की। बाद में 1920 में संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और यहां से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। AMU को 1921 में एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। AMU से कई बड़े व्यक्तित्वों ने शिक्षा हासिल की है। इनमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान भी शामिल हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भी यहीं से पढ़े हुए थे। चलिए अब ये समझते हैं कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अगर अल्पसंख्यक कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान गारंटी देकर अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह प्रावधान यह भी बताता है कि सरकार उनके अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर कोई भी सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगी। अब जानते हैं कि AMU के अल्पसंख्यक चरित्र से रिलेटेड विवाद शुरू कब हुआ और क्यों हुआ। AMU की अल्पसंख्यक स्थिति पर कानूनी विवाद 1967 से शुरू होता है, जब भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KN वांचू के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट AMU में 1951 और 1965 में किए गए बदलावों की समीक्षा कर रहा था। केस का नाम था S अजीज बाशा और अन्य बनाम भारत संघ। इन बदलावों ने विश्वविद्यालय को चलाने के तरीके को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, मूल रूप से 1920 के अधिनियम में कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा, लेकिन 1951 में इसे बदलकर लॉर्ड रेक्टर के स्थान पर विजिटर कर दिया गया और यह विजिटर भारत का राष्ट्रपति होगा। आपको बता दें कि रेक्टर विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है और पारंपरिक रूप से संस्थान के प्रोफेसर के बीच से चुना जाता है। वहीं भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं और उन्हें VC नियुक्त करने का अधिकार होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित विभिन्न विधियों और प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति या प्रबंधन या बोर्ड, न्यायालय, चयन समितियों में कुछ सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं। 1920 के अधिनियम में एक प्रावधान और था जिसमें कहा गया था कि केवल मुस्लिम ही विश्वविद्यालय न्यायालय का हिस्सा हो सकते हैं। संशोधनों में इस प्रावधान को हटा दिया गया, जिससे गैर मुसलमानों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति मिल गई। इसके अतिरिक्त संशोधनों ने विश्वविद्यालय न्यायालय के अधिकार को कम कर दिया और AMU की कार्यकारी परिषद की शक्तियों को बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि न्यायालय एक ऐसा सिस्टम बन गया जो कि सिर्फ विजिटर द्वारा नियुक्त हो सकता है। AMU की संरचना में इन बदलावों के कारण ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया?
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मुसलमानों ने एएमयू की स्थापना की, इसलिए उन्हें इसका प्रबंधन करने का अधिकार था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा की गई थी और न ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा इसका संचालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। इसके बाद अधिकारियों ने 1981 में एएमयू एक्ट में एक संशोधन पेश किया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। संशोधन में साफ तौर पर कहा गया कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान था और बाद में इसे एएमयू के रूप में बदल दिया गया था। इसके कई सालों बाद 2005 में एएमयू ने एक आरक्षण नीति लागू की, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की गईं। इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने उसी वर्ष आरक्षण को पलट दिया और 1981 अधिनियम को रद्द कर दिया। अदालत ने तर्क दिया कि एएमयू विशेष आरक्षण नहीं दे सकता, क्योंकि एस अजीज बाशा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। बाद में इस फैसले को भी चुनौती दी गई, लेकिन एएमयू का मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया है। कमेंट करके इस मामले में अपनी राय बताइए। एक समय था जब हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर जाने के लिए एक लंबा रास्ता चुना जाता था। इस लंबे रास्ते से लोग अफ्रीका महाद्वीप की परिक्रमा करके अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। फिर असीमित धन खर्च किया गया, असीमित मानव श्रम और उन्नत इंजीनियरिंग का उपयोग करके बड़ी मशक्कत से स्वेज नहर बनाई गई। स्वेज नहर को एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है। स्वेज नहर का उपयोग करके धन और समय दोनों बचाया जा रहा था, लेकिन पिछले साल नवंबर से एक उपद्रवी समूह द्वारा फैलाए जा रहे उपद्रव से स्वेज नहर का उपयोग न करने की बात हो रही है। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां फिर से अफ्रीकी महाद्वीप के चारों ओर घूमकर केप ऑफ गुड होप के आसपास से लंबी यात्रा करने को मजबूर हो रही हैं। इसके साथ ही कंपनियों को काफी अधिक बीमा प्रीमियम का भी भुगतान करना पड़ रहा है। आपको पता ही है कि यमन का हौती सशस्त्र समूह लाल सागर में व्यापारी जहाजों पर हमला कर रहा है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच पानी का एक संकरा क्षेत्र है, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और यूरोप से जुड़ता है। यह जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा है। हमलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है और दुनिया भर में इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। इस कारण से लाल सागर में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना तैनात की गई है और अमेरिकी युद्धपोतों ने हौथी जहाजों पर हमला किया और उन्हें डुबो भी दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय में इसी स्थान पर एक अन्य उपद्रवी समूह ऑपरेट करते थे? ये थे सोमालिया के समुद्री डाकू। तो चलिए इस सेगमेंट में हम बात करते हैं लाल सागर में शिपिंग पर हमलों का वर्तमान चरण पहले के सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा उत्पन्न खतरों से किस तरह अलग है। देखिए, साल 2000 से 2016 के बीच अदन की खाड़ी, गार्डफू चैनल और सोमाली सागर में व्यापारी जहाज आना पसंद नहीं करते थे। वजह यही थी सोमाली समुद्री डाकुओं से खतरा। एक बात नोट करने की है कि सोमाली समुद्री डाकुओं की कार्रवाइयों का कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक एजेंडा या लक्ष्य नहीं था। ये मूलतः फिरौती के लिए अपहरण करते थे। सोमालिया के समुद्री डाकुओं के पास हल्के हथियार होते थे और ये जहाजों पर चढ़ने और उन्हें कमांड करने की कोशिश करते थे। यदि वे नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहते थे तो ये जहाज की रिहाई के लिए फिरौती मांगते थे। ये आमतौर पर जहाज के चालक दल के साथ हिंसक नहीं होते थे और उन वार्ताकारों के माध्यम से काम करते थे जो अक्सर सोमालिया में या उसके आसपास जमीन पर होते थे। लेकिन 2016 के बाद पायरेसी में उल्लेखनीय गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के संयुक्त प्रयासों ने जोखिमों को कम करने में मदद की। भारतीय नौसेना ने भी इस क्षेत्र में कुछ युद्धपोत भेजे थे। इन सब का असर ये हुआ कि 2016 से 2022 तक अदन की खाड़ी क्षेत्र में कोई समुद्री डाकू हमला नहीं हुआ था और यह क्षेत्र HRA यानी उच्च जोखिम क्षेत्र से HSA यानी उच्च सुरक्षित क्षेत्र में बदल गया। अब ये समझते हैं कि समुद्री डाकुओं के विपरीत हौती जहाजों को क्यों निशाना बना रहे हैं। दरअसल हौती ईरान द्वारा समर्थित और सशस्त्र एक उग्रवादी समूह है जो कि यमन में लंबे समय से गृह युद्ध लड़ रहा है। हौतियों के हमास के साथ संबंध है। हालांकि हमास सुन्नी हैं, जबकि हौती और लेबनान में ईरानी समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह शिया हैं। जाहिर सी बात है कि हौती फिलिस्तीनी समूह हमास का समर्थन करता है और धमकी देता है कि इजराइल या उसके मित्र देशों के सभी जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। हौती एक प्रकार से क्षेत्र में दंडात्मक अभियान चला रहा है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना रखी गई है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला कि रॉक ग्लेशियर कश्मीर के लिए एक नया खतरा बनते जा रहा है। इसी अध्ययन में झेलम बेसिन में 100 के करीब सक्रिय परमाफ्रॉस्ट संरचनाओं की पहचान की गई है, जो भविष्य में विनाशकारी आपदाओं का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें, रॉक ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं और यह परमाफ्रॉस्ट रॉक, मलबे और बर्फ का संयोजन होते हैं। हाल ही में गैब्रियल अटाल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वे फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का नेता होता है और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। वह राष्ट्रपति, संसद और मंत्रिपरिषद के बीच एक संपर्क सूत्र की तरह होता है। साथ ही राष्ट्रपति और संसद दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 मॉड्यूल 2 को लॉन्च किया। इस इवेंट में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी प्रणालियों पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली को WHO की ICD 11 क्लासिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को क्लासिफिकेशन करने के लिए ICD नामक एक क्लासिफिकेशन श्रृंखला विकसित की है, जिसमें अभी तक के बायोमेडिसिन के माध्यम से इलाज करने वाली स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों का डेटा दर्ज है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया। इसे भारतीय नेवी में शामिल किया जाएगा। यह एक स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई विमान है, जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह ड्रोन 36 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है और 450 केजी वजन को अपने साथ ले जा सकता है। किसी भी मौसम और स्थिति में यह उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही यह देश को एक उन्नत इंटेलिजेंस और सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। चलिए अब देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने का मकसद मुसलमानों में फैले शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना था। सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर एक और दो दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, पौंग बांध से संबंधित गलत कथन का चुनाव कीजिए। पौंग बांध को वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे इंदिरा सागर भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी घोषित किया था। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। विश्व धरोहर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र में भारत दूसरी बार अध्यक्षता करेगा। विश्व धरोहर समिति इस सम्मेलन का आयोजन करती है। उक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना था। कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन दो सही है। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहा ढेंकनाल मगजी शब्द किससे संबंधित है। खोजी गई पौधे की नई प्रजाति, मेढक की एक नई प्रजाति, एक प्रकार की मिठाई, या फिर पूर्वोत्तर भारत की झील। और सही जवाब है ऑप्शन सी, एक प्रकार की मिठाई। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन के PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक और बात कि बुलेटिन को लाइक करना मत भूला कीजिए। नमस्कार।